नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन AKS क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में जो आज का विषय है प्रशासनिक संरचना है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो पिछला पार्ट रहा वो आपने जाना था भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, सामान्य भौगोलिक जानकारी आपने प्राप्त की थी, ठीक है, जो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन था। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रशासनिक संरचना, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न उठता है कि भारतीय भूगोल में प्रशासनिक संरचना कैसे। तो अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का शुभारंभ करने के लिए उसका आधार बनाना पड़ता है। आप एक घर का निर्माण करते हैं, उसके लिए घर की नींव पहले जनरेट करते हैं, तो उसी प्रकार ये नींव है। अब भारत के बारे में आपको विस्तृत वृहद रूप से जानना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत के बारे में जानें अच्छी तरह से पहले कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, और भी जो महत्वपूर्ण सामान्य जानकारियां हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सामान्य जानकारियां हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे अभी जो सामान्य जानकारी, हालांकि जब जो जनांकीय वाला पार्ट आएगा उस पर अपन बात करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से थोड़ा देख लेंगे कितने राज्य हैं, कौन सा बड़ा राज्य है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, छोटा, ये सब देखेंगे। उसके बाद जो मुख्यतः मुझे बताना है वो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जो 2019 और 2020 ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए थोड़ा हलचल वाला वर्ष रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जैसे कि जम्मू और लद्दाख। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा हलचल वाला समय रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो मैंने इसको करंट से अपडेट कर लिया है और आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बारीक से बारीक इसके बारे में मुझे जानकारियां कलेक्ट करनी थी मैंने कर ली हैं, बस आपको मैं दे रहा हूं और आपको इसको नोट्स पर लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस क्रम में जानेंगे कि कुल भारत में कितने राज्य हैं। 28, पहले 29 थे, याद रख लें इस चीज को। और ये जो 29 राज्य थे, 29 स्टेट थे, ये 2019 तक थे, ठीक है। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, स्टेट नहीं रहा, वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार जो राज्यों की संख्या है वो 29 से आकर 28 हो जाती है। क्या हो जाती है, 28 हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं। और टोटल यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी या कहें केंद्र शासित प्रदेश, वो हैं 8। अब यहाँ पर भी थोड़ा प्रश्न है कि पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए, इसकी चर्चा करूंगा। बस इतना याद रखिए कि 8वां जो है दादर एवं नगर हवेली एवं साथ में है, ये एक ही माना जाएगा, ये याद रखिएगा। मैं नाम 2 लूंगा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, लेकिन वो एक ही है। कौन से दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं और ये 8वां है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश स्थान रखता है, ठीक है। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सेकंड सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में है। गुजरात स्टेट में कच्छ आता है, कच्छ जिला, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज या कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। वहीं दूसरी ओर मैं बोलूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो है माहे। अब माहे क्या है, कहाँ है, किसकी राजधानी है, किसका शहर है, ये सब बताऊंगा। तो माहे की जो ये पूछा जाता है एग्जाम में, 9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 9 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो किसका है, सबसे छोटा जिला माहे का, ठीक है। एक अगला फैक्ट है कि सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज नहीं बल्कि ये पॉपुलेशन वाइज है। जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज जो बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लगभग 19 करोड़ है,
19 करोड़, ठीक है। और ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। और ये भी याद रखें कि कुछ ही महीनों बाद आपको एक नई जनगणना आएगी 2021 में, तो ये पूरा फिर बदलेगा, पूरा एकदम सब कुछ नया आएगा, फिर से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य किया जाता है और जनगणना का कार्य चल रहा है। तो सबसे बड़ा राज्य यूपी हो गया। सबसे छोटा राज्य जो होगा वो जनसंख्या की दृष्टि से वो सिक्किम होगा। सबसे छोटा राज्य स्मॉलेस्ट स्टेट किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6 लाख है लगभग, ठीक है। चलिए, ये सामान्य जानकारी थी, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। जो यूनियन टेरिटरी हैं या कहें केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात करने जा रहा हूं। तो चलिए इस क्रम में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या घटना घटित हुई। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हो गए। देखिए, सबसे पहले 7 थे, ठीक है। पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव एवं लास्ट में 7वां दिल्ली। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 9 कैसे हुए, फिर क्या हुआ कि एक 29 राज्य थे टोटल, 29 स्टेट, उसमें से एक स्टेट कम गया, उसकी जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसका नाम है जम्मू एवं लद्दाख। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की जो संख्या हो गई वो हो गई 9। इसके बाद क्या होता है, फिर जस्ट 3 महीने बाद जम्मू और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनने के बाद जस्ट 3 या 4 मंथ बाद क्या होता है कि दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया जाता है। अर्थात ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे। इस प्रकार 9 से फिर संख्या घटी और 8 हो गई, और जो कि वर्तमान में 8 है। और 8वां माना जाता है कौन, दादर एवं नगर हवेली प्लस दमन एवं दीव एक साथ, ठीक है। ये 8वां हो गए। तो ये सीक्वेंस आपने जाना। तो आपको ये 7 और 9 नहीं जानना है, आपको जानना है केवल 8। क्लियर है चीज। मैंने इसलिए लिखा कि पहले 7 फिर 9 फिर 8। चलिए, इस क्रम में सबसे पहले आपको पढ़ना है पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले, ठीक है, याद रखिए। अब इसे पहले ये जानिए, अनोखा राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक स्टेट। अनोखा राज्य की संज्ञा किसे दी जाती है, यूनिक स्टेट की जो टाइटल दिया गया वो पुदुचेरी को दिया गया। क्यों दिया गया, अब बिकॉज क्या होता है कि पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं, 4, वो 3 राज्यों में फैले हैं, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में एक जगह नहीं है, पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। इस प्रकार इसे अनोखा राज्य, यूनिक स्टेट का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आप एक नाम लूंगा, पूर्वी तट। जो ईस्टर्न कोस्ट है ये हो गया, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर इधर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, और इधर केरल। ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया आपका केरला, ठीक है। अब इन 3 राज्यों में क्या फैले हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर 2 जिले हैं, पुदुचेरी के 2 जिले। पहला तो पांडुचेरी और दूसरा कराईकल। इसमें भी एक गड़बड़ी है, ये देखना पड़ेगा आपको कि नॉर्थ में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका आएगा पांडुचेरी, और उसके थोड़ा सा साउथ में आएगा कराईकल। क्या आएगा, कराईकल, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है ज्योग्राफी में, याद रखिए। क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो दिशा निर्देशों के हिसाब से बनते हैं, ज्यादा डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, इसलिए डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना होगा। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि कर्क रेखा में, भारत से जो कर्क रेखा पास होती है ठीक बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसमें उसके उत्तर साइड कौन सी राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, साउथ में कौन सी है। तो डायरेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पूर्वी तट पर, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर 2 जिले हैं, पहले पुदुचेरी, उसके जस्ट साउथ में थोड़ा सा कराईकल। अब आते हैं अगले स्टेट पे। तो केरल के तट पर माहे है। क्या है, माहे। केरल के तट पर माहे आता है,
ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद एक जिला आंध्र प्रदेश कोस्ट पर चला जाता है, यनाम, ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसके जो जिले हैं वो एक जगह ना होकर 3 राज्यों में फैले हैं, विस्तृत हैं, इसलिए इसे अनोखा राज्य की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार मैंने पढ़ाया है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ना है, नोट्स में लिखना है। हो सके तो इसको डायरेक्ट ये बना लीजिएगा, और यदि एटलस उठाकर देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, हालांकि आ चुका होगा। तो इसलिए अनोखा राज्य की संज्ञा दी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक उपमा दी, इसे एक संज्ञा दी, जिसे क्या है वो, फ्रेंच संस्कृति की खिड़की। पंडित नेहरू जी ने फ्रेंच संस्कृति की खिड़की, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किस स्टेट को कहा, किस राज्य को कहा, किस केंद्र शासित प्रदेश को कहा, वो है पुदुचेरी। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ही पुस्तक पर ये सब नहीं मिलते हैं। अब आप यदि हो सकता है किसी को ये बात इन दोनों टाइटल्स में एक ही पता हो, एक ना पता हो, तो मैं तो सब कलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो भ्रमित होना नहीं है, भटकना नहीं है, सब कुछ एक जगह एक साथ है, ठीक। नोट्स में बस लिखना है आपको। चलिए आइए, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा एवं पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। कहां पर लोकेटेड है? हरियाणा एवं पंजाब स्टेट की बाउंड्री पर स्थित है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा एवं पंजाब की सम्मिलित रूप से राजधानी है। हरियाणा की पूछे कैपिटल तो चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल तो चंडीगढ़, और दोनों की राजधानी पर स्थित है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ का एक ही जिला है, चूंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो एक ही जिला भी माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछा जाता है, जो आर्किटेक्ट हैं ये वास्तुकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। क्या? चंडीगढ़ नहीं, आप जब पढ़ेंगे विश्व विरासत स्थल में तो यहां पे आएगा ला कार्बूसिए गरा। आपको गरा नहीं मिलेगा, आपको इतना ही नाम मिलेगा, ला कार्बूसिए, जबकि उनका पूरा नाम ला कार्बूसिए गरा था, और ये फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी वास्तुकार थे, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे, याद रखना होगा आपको। इन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, चंडीगढ़ का क्या किया था? डिजाइन तैयार किया गया था। तो पूछा जाता है कि ला कार्बूसिए के जो स्थापत्य कला है उसको शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में, जो कि मुख्यतः चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ डायरेक्ट नहीं पूछा करता, आपको यही पूछेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन है, डिजाइनर कौन है, तो ला कार्बूसिए गरा, जो कि फ्रांसीसी हैं। क्लियर है चीज? चलिए, तो इसका काम तो खत्म। यहाँ पे स्पेस बाद में फैक्ट ध्यान आया, तो स्पेस वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे लिखा मैंने उसको, ठीक है। चलिए, अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादर एवं नगर हवेली। अभी मैं इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर एक साथ मर्ज कर दूंगा, क्योंकि 2019 में इसको मिला दिया गया, ठीक है, सॉरी 20 में। चलिए, दादर एवं नगर हवेली की बात करता हूँ। चूंकि दादर एवं हवेली दो राज्यों में फैला हुआ है। पहला जो दादर का क्षेत्र है, जो एरिया है, वो लगभग संपूर्ण रूप से गुजरात में जाता है, जबकि नगर हवेली जो है ये महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। इस प्रकार ये 2 राज्यों में, सम्मिलित रूप से 2 राज्यों में है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर है, इस प्रकार बाउंड्री पर स्थित है। चलिए, दादर एवं नगर हवेली की जो कैपिटल थी, मैं अब है नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब ये नहीं रहा, अब ये और ये मर्ज हो चुके हैं, विलय हो चुका है इनका। तो इसकी जो राजधानी थी सेनवासा थी, और याद रखिए जो सेनवासा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था, प्रशासनिक जो मुख्यालय था दादर एवं नगर हवेली का, उसकी राजधानी पर था, सेनवासा पर था। दोस्तों, इस यूटी में एक ही जिला था। क्या था? एक ही जिला था, ठीक है। दोस्तों, ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे पर था, पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों का यहाँ पर कब्जा था। चूंकि बाद में क्या हुआ, 1954 में, 1954 में इसका जो विलय होता है भारत में कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे होता है उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो दादर एवं नगर हवेली पहले पुर्तगालियों के अधीन था, फिर 1954 में इसका भारत में विलय होता है, और 1961 में 1961 में इसे यूटी बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। चलिए, ये दादर एवं नगर हवेली की सामान्य जानकारी थी, अब है नहीं, ठीक है। आइए लक्षद्वीप पर आइए। लक्षद्वीप में एक ही जिला है, लक्षद्वीप,
इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में है। इधर ये अरेबियन सी में है, याद रखिएगा, ठीक है। अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप यहां पर आता है, ठीक है। और इसकी राजधानी कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती। कहीं कहीं आपको करवती मिलेगा, करवती, लेकिन इसकी राजधानी कैपिटल कावारत्ती है। चलिए अगला 5वां नंबर जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें 2 जिले हैं, 2 जिले, और इसकी जो स्थिति है, अब स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में, इस साइड, ठीक है, इधर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बारे में और भी जानकारी जब दूंगा, जब भारत के द्वीप पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये द्वीप है, द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप होता है, उसकी भी बात, कोरल रीफ, वहां सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो पोर्ट ब्लेयर पर ही सेल्यूलर जेल स्थित है। सबकी व्याख्या करूंगा, अभी लिटरली जानना है, ठीक है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। चलिए अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव, ये भी पुर्तगालियों के अधीन था। ये दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये सब पुर्तगाल के अधीन था। इसका विलय 1961 में होता है, 1961 में, और 1987 तक ये गोवा का हिस्सा रहता है, याद रखिएगा दोस्तों। दमन एवं दीव 1961 में इसका भारत में मर्ज किया जाता है, विलय किया जाता है। 1987 में 1987 में ये 1987 तक, मतलब 1961 से लेके 1987 तक ये गोवा राज्य का, गोवा का क्या होता है? भाग होता है। जब गोवा राज्य नहीं होता है, अभी गोवा स्टेट नहीं हुआ है, तब तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा होता है। लेकिन आगे देखिए 1987 में ही, 1987 तक इसलिए रहता है क्योंकि 1987 में 56वां संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन होता है, ठीक है, याद रखिए। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और इस प्रकार गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है। और जब गोवा 25वां राज्य बन जाता है तो दमन एवं दीव को अलग करके गोवा से यूटी बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। क्लियर हुआ? आगे आइए दोस्तों। 3 दिसंबर 2019 में एक बिल पास होता है, एक विधेयक पारित होता है संसद में, ठीक है। किसके लिए? दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को मिलाने के लिए, का विलय करने के लिए, ठीक है। कब? 3 दिसंबर 2019 को एक विधेयक पारित होता है, बिल पास होता है। और याद रखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी 2020 को, 3 दिसंबर 2019 को बिल पास होता है, ये याद रखेंगे। जबकि 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के दिन इस बिल को क्या माना जाता है? लागू कर दिया जाता है। इस विधेयक को लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली का विलय हो जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। और इन दोनों की सम्मिलित रूप से राजधानी क्या बनाई जाती है? मतलब अब ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की जो राजधानी बनती है अब नई, वो बनती है क्या? सेनवासा। क्या बनती है? सेनवासा। तो सेनवासा ही इसकी कैपिटल है, ठीक है। दोनों यूटी के बीच के जो डिस्टेंस है, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली के बीच जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है लगभग। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि इतने पास 2 केंद्र शासित प्रदेश तो थे, अच्छी बात है, लेकिन इतने पास होने के कारण क्या होता था कि दोनों जगह अलग से प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ती थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बनाना पड़ता था, और यहाँ अलग बनाना पड़ता था, ठीक है। जो नीतिगत ढांचा होता था, जो प्रशासनिक ढांचा होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था, वो यहाँ अलग और यहाँ अलग। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के बेहतर प्रशासन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इनको मिला दिया गया है, ठीक है। कब मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 को। दोस्तों
इसका जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, वो मुंबई हाई कोर्ट है। कौन सा है? मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है। और दोस्तों इसमें कुल जिले कितने होंगे? तो याद रखिए टोटल 3 जिले होंगे। कैसे? एक जिला तो इसी का था, दादर नगर हवेली का, जबकि 2 जिले दमन एवं दीव के थे। ठीक है, दमन एवं दीव के 2 जिले, दादर एवं नगर हवेली के 1 जिले। तो अब इस प्रकार टोटल जिले इस केंद्र शासित प्रदेश में हो गए 3। दोस्तों लोकसभा सीटें कितनी थी? तो 1 लोकसभा सीट यहां से थी और 1 लोकसभा सीट दमन एवं दीव से थी। इस प्रकार लोकसभा सीटों की संख्या अब 2 हो गई। मित्रों दमन एवं दीव का जो प्रशासक था, वो प्रशासक किसे बनाया गया? जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो एग्जीक्यूटिव था, या कहें व्यवस्थापक, या कहें प्रबंधक, ठीक है, वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को बनाया गया। किसे बनाया गया? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को बनाया गया। इस प्रकार 8वां केंद्र शासित प्रदेश अब 2020 में 26 जनवरी 2020 में 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनता है, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दोस्तों आइए अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूं, दिल्ली। ठीक है, ये 7वां दिल्ली जो है, इसमें कुल कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 11 है, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। दोस्तों 1951 में 1991 में क्या होता है? 69वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और इसे एनसीआर का दर्जा दिया जाता है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया? 1951 में। किस संशोधन के तहत? 69वें संविधान संशोधन के तहत। ये याद रखने योग्य बात थी। आइए अगले केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करता हूं, जिसका नाम है जम्मू और लद्दाख। ठीक है, तो आपने कितने पढ़ लिए? पहले 6 पढ़े, 7, 8, 9। ठीक है, अभी और उसमें मुझे कुछ बताना है, जस्ट वेट। सबसे पहले पढ़िए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में यह अधिनियम आता है और ये बिल पास होता है मित्रों 5 अगस्त को राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित होता है। ये अधिनियम पारित होता है और जस्ट अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पारित होता है। ठीक है, और ये बिल जो 2019 में आया, कब? अगस्त 2019 में पास होता है। इसे प्रभावी कब किया जाता है? दोस्तों ये प्रभावी होता है 31 अक्टूबर 2019। ये याद रखिएगा, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये अधिनियम प्रभावी माना जाता है। खास बात ये है कि जब से ही ये अधिनियम प्रभावी होता है या कहीं अधिनियम पारित होता है, तो जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 चल रहा था, आर्टिकल 370, उसकी ताकतों का समापन हो जाता है, ये याद रखिएगा। और लगभग 153 कानून वहां जो बने थे इसके अंतर्गत, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239A अनुच्छेद 239A के तहत लद्दाख को यूटी बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है या कहीं केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और इसी आर्टिकल के तहत 239A के तहत जम्मू को भी यूटी बनाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अनुच्छेद 239 है, आर्टिकल 239, ये इस जम्मू और लद्दाख के पहले दिल्ली व पुदुचेरी इसी आर्टिकल के तहत बने थे यूटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 239 के तहत पहले दिल्ली और पुदुचेरी बने थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि अनुच्छेद 239 दिल्ली और पुदुचेरी में पहले से लागू था, लेकिन 2019 में क्या होता है, जम्मू और लद्दाख को भी 239 के तहत बनाया जाता है। फर्क इतना है कि 239 आर्टिकल में एक और आर्टिकल जोड़ा जाता है, अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जिसका नाम है 239A। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, हर एक चीज में बता रहा हूं। अब बात करते हैं प्रॉपर जम्मू की।
ठीक है। जम्मू का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 1,63,040 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसमें कुल जिले कितने हैं? 20 जिले। याद रखिए पहले 22 जिले थे, 22 डिस्ट्रिक्ट थी जम्मू के अंतर्गत, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट इनसे निकलकर लद्दाख में चली जाती हैं, जिनका नाम है लेह और कारगिल। इस प्रकार जम्मू में अब कुल 20 जिले बसते हैं, ठीक है। और जम्मू जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो कैपिटल बनाई जाती है वो जम्मू को बनाई जाती है, ठीक है। विधानसभा जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर कुल कितनी सीटें हैं? वो है 107, 107। लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 4 सीटें हैं। विधान परिषद की 36 सीटें हैं। एक एक चीज बता रहा हूं आपको, ज्योग्राफी से, उसका भूगोल के अंदर, उसका जो ज्योग्राफी है, उसका जो पॉलिटिकल है, सब कुछ आपको बता रहा हूं। एक एक चीज करंट में जो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जम्मू में, याद रखिए मैं जम्मू बस नाम ले रहा हूँ, लद्दाख नहीं ले रहा हूँ। जम्मू के जो पहले उपराज्यपाल बनते हैं, अभी थोड़ा ये जान लीजिए उपराज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल तो स्टेट में होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल क्यों? देखिए क्या होता है कि जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको संरक्षित करने के लिए उसे विशेष दर्जा दिया जाता है, उन्हें यूटी बना दिया जाता है। और केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका देखरेख करती है, या कहें इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर शासन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधि के रूप में, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके रूप में उपराज्यपाल की नियुक्ति वो करते हैं। अब खास बात यह है, कहीं कहीं आपने सुना है कि प्रशासक होते हैं और कहीं कहीं उपराज्यपाल, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां जहां विधानसभाएं हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। या कहें केंद्र सरकार जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करती है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार तो वहां स्वयं उपस्थित नहीं होती है, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उपराज्यपाल को वहां पर सिलेक्ट करती है। कायदे से उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो उपराज्यपाल हो गया। बाकी जो बचे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, टोटल 8 हैं, तो 8 में 3 के पास विधानसभाएं हैं। आइए थोड़ा इधर, विधानसभा वाले यूटी, यूनियन टेरिटरी जो हैं, कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो टोटल 3 हैं और उनका नाम है दिल्ली, पुदुचेरी और अब हो गया नया जम्मू। क्या हो गया? जम्मू। खास बात क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं कि विधानसभा इसमें ज्यादा पॉइंट किया जा रहा है, तो खास बात यह है कि इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में, इन तीनों यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि यहाँ पर विधानसभा होती है, इसलिए यहाँ पर सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की क्या होता है कि मंत्रिमंडल भी होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसकी, वो भी बनती है, मंत्री परिषद भी बनती है। और बाकी जो बचे 5 हैं, ये 3 हो गए, टोटल 8 हैं। टोटल 8 में 3 के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। बाकी जो बचे वहां पर विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां पर प्रशासक की नियुक्ति होती है, या कहें प्रबंधक होता है, या कहें कार्यकारी जो अधिकारी होता है, या कहें एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फर्क होता है उपराज्यपाल और प्रशासक में। जहां पर विधानसभा होगी वहां पर उपराज्यपाल। जनरल तौर पर आपने सुना होगा एलजी। क्या सुने हैं आप सामान्य तौर पर एलजी सुनते हैं, जिन्हें आमतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, या कहीं एलजी कहा जाता है। वैसे डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल। क्लियर है चीज? तो आपने अच्छी तरह से जानी। वैसे एक बात करूं कि दिल्ली थोड़ा अलग क्यों है। जैसे दिल्ली की बात करूं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के, अन्य राज्यों में, तो देखिए दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, सीएम है तो मंत्री परिषद होगी। अब आपसे कोई पूछे कि क्या वहां की जो पुलिस है दिल्ली में, वो किसके अंतर्गत होगी? सीएम के अंतर्गत? जी नहीं, वहां की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है वहां की पुलिस, ना कि सीएम के अंतर्गत, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सीएम ज्यादा ताकतवर होते हैं कि एलजी, जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या कहीं डिप्टी गवर्नर, वो ताकतवर होते हैं या सीएम होता है? तो हमेशा याद रखिए कौन होते हैं? उपराज्यपाल, एलजी थोड़ा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो इतना अंतर आपको मैंने बताया, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सब कुछ,
ठीक है, आइए तो पहले उपराज्यपाल जो बनते हैं एलजी जम्मू के, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति जो होती है, अपॉइंट किया जाता है वो 31 अक्टूबर 2019 से 7 अगस्त 2020 तक, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जम्मू के जो उपराज्यपाल हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा और इनकी नियुक्ति अभी कुछ माह पहले 7 अगस्त 2020 को होती है। इस प्रकार गिरीश चंद्र मुर्मू की सेवा समाप्त की जाती है वहां से और दूसरी जगह उनका स्थानांतरण किया जाता है, उनकी जगह लेते हैं मनोज सिन्हा। ये बात हो गई जम्मू की। आइए लद्दाख की ओर देखते हैं। दोस्तों लद्दाख का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 59,196 अर्थात 59,196 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी कैपिटल लद्दाख है। इसमें टोटल जिले कितने हैं? 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, हमेशा याद रखिए। अब आइए थोड़ा सा मुख्य बात करते हैं। जम्मू में हमेशा याद रखिए, जब जम्मू में विधानसभा है, जम्मू में विधानसभा बनाई गई है या कहें जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जबकि लद्दाख में नहीं है। क्लियर हुई ये चीज? इस प्रकार विधानसभा जहां जहां है, जो जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर कुल तीन यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर विधानसभा है। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू, अर्थात सीएम होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनकी मंत्री परिषद होगी। आइए दोस्तों, जम्मू और लद्दाख का जो मुखिया बनाया गया इस बिल के तहत, इस अधिनियम के तहत, वो उपराज्यपाल को बनाया गया है, ठीक है। लेकिन कानून व्यवस्था जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, वो कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय संभालती है, होम मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट्स पर प्रकाश डालता हूं, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने ओरली बहुत सारे फैक्ट बता दिए हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, तो हमेशा याद रखिए जम्मू का हो गया है। कौन हो गया है? जम्मू सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है चीज? जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल 59,196 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जब जम्मू और लद्दाख नहीं थे तो कौन था एरिया वाइज सबसे बड़ा? तो याद रखिए अंडमान निकोबार था। कौन था? अंडमान निकोबार, ठीक है। विधानसभा वाले मैंने बताया। अगला फैक्ट है कि बगैर विधानसभा वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से बगैर विधानसभा, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, वो कौन है? वो लद्दाख है, ठीक है। अगर यहां पर न लिखा हो विधानसभा बगैर, ये कुछ ना लिखा हो, सीधा पूछा जाए सबसे बड़ा तो जम्मू, दूसरे नंबर पर लद्दाख, लेकिन बगैर विधानसभा पूछे तो लद्दाख होगा, क्योंकि विधानसभा केवल 3 यूटी पे हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू, बाकी जगह विधानसभा नहीं है। उन 5 में टोटल मैंने बताए 8 में 3 जगह क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, जबकि शेष 5 में विधानसभा नहीं है। और इन 5 में से सबसे बड़ा बिना विधानसभा वाला, जो बगैर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो यूटी है, वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज लद्दाख। आगे देखते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला जो यूनियन टेरिटरीज है या कहें केंद्र शासित प्रदेश है, वो दिल्ली है, जहां पर लोकसभा सीटें 7 होती हैं, ठीक है। जम्मू में जबकि कितनी है? 5 हैं, ठीक है। सबसे छोटा यूटी आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जम्मू, सबसे छोटा लक्षद्वीप, जिसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन वाइज सर्वाधिक आबादी वाला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जबकि पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरीज है या कहें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। ये एरिया वाइज भी कम है और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। आइए शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? पुदुचेरी में है। और कितना है? 1037 लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? आप कमेंट करके उत्तर बताइएगा, ठीक है।
लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, यहाँ पर मैंने बता दिया था कि जम्मू के पहले गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी कौन है मनोज सिन्हा, और जबकि लद्दाख के पहले जो एलजी होंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या कहें डिप्टी गवर्नर या कहें उपराज्यपाल, वो आरके माथुर हैं। इनकी भी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ हुई थी। चूंकि गिरीश चंद्र मुर्मू की सेवा यहाँ पे समाप्त हो गई, उनका स्थान ले लिया मनोज सिन्हा जी ने, और लेकिन आरके माथुर अभी भी निरंतर वहाँ के राज्यपाल के रूप में पदस्थ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अभी इनकी भी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2019 से हुई थी। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा मैंने आज का जो लेक्चर लिया है प्रॉपर। अब आप अनुमान लगाइएगा, आप बताइएगा दोस्तों कि मैंने कितना छोड़ा, कितना पढ़ाया। कुछ भी फैक्ट ना छूटे, कुछ कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, इस हेतु मैंने अथक प्रयास किया है और ये रिजल्ट आपके सामने है। जो रिजल्टेंट निकला है ये सामने है आपके। हम्बली रिक्वेस्ट है कि समझे मेरी बात को, कि मैं चैलेंज करता हूं आपको कि एक पुस्तक पर इतना मिल जाए, या आप मुझे बताइएगा। जो किताबें होती है वो भी अच्छा कार्य अपना करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ छूट जाता है और उसके चक्कर में हमारे नंबर कम आते हैं। और आज के इस कंपटीशन के दौर में दोस्तों एक एक नंबर मायने रखता है। तो मेरे प्रयास ये रहा है कि हालांकि मैं भी, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है, याद रखिए। लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप करने में 100% मेहनत कर सकता है, जिसका मैं इस नियम का पालन मैं करता हूं और मैंने 100% देने का काम किया है। इससे अधिक पढ़ने के लिए अगर जिज्ञासा हो, आपके पास बहुत सारे माध्यम है, लेकिन उन सभी माध्यमों को मैंने निकाल लिया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, एक माध्यम में आज मैं बता रहा हूं आपसे, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी यूट्यूब चैनल से, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों की नोट्स है जिसका अध्ययन मैंने किया है और बनाया है, ये सब कलेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, फैक्ट्स के चक्कर में मत भागिए, इसे समझिए, फैक्ट्स अपने आप रट जाएंगे। 2-3 बार मेरी वीडियोस को देखें, आप कंप्लीटली देखें और नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। आप याद रखिए, याद हो जाएगा हमेशा, यहाँ पर मन मस्तिष्क में वो पैठ बना लेगा अपनी। तो मैं एक माध्यम बता रहा हूँ, मैंने आपने यूट्यूब में राज्यसभा टीवी करके चैनल देखा होगा, उसको तक मैंने इंक्लूड किया। बहुत शानदार, मतलब क्या बताएं उसके बारे में, बहुत शानदार उसमें जानकारियां दी जाती हैं संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप से। ठीक है, तो अभी एक ही माध्यम का मैंने नाम लिया है, राज्यसभा टीवी तक का ये डाटा यहाँ पर इंक्लूड है इसमें, आप समझ सकते हैं। तो निवेदन कर, मैं इतना बताने का प्रयास ये है कि निवेदन करता हूं कि भ्रामक जानकारियों से बचने का प्रयास करें और जो मूल रूप से, जो पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है उसका अध्ययन करें। ठीक है, इस मेरी मेहनत का इतना ही करिएगा कि केवल वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए और लाइक कर दिया करें। निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है, यही तो मेरा एक और अच्छा करने का जो है मुझे प्रेरित करेगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपके द्वारा प्रेस की गई एक बार सब्सक्राइब की बटन, आपके द्वारा दोस्तों शेयर किया गया एक वीडियो, यही मुझे प्रोत्साहन प्रदान करेगा। और आप उम्मीद लगाइए कि जब मैं इतना कार्य इस सब्जेक्ट में कर रहा हूं, तो आने वाले सब्जेक्टों में मैं कितना कार्य आपके लिए करूंगा, वादा करता हूं। जहां पर जरूरत होगी ट्रिक की, मैं वहां ट्रिक भी दूंगा आपको। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी, मैं भी इससे पूर्व देखूं तो ट्रिक के पीछे भागता था। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स देखने के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करना पड़ता था। यदि आपकी मांग होगी, आपकी डिमांड होगी, जैसे लूसेंट, यदि आपको वो याद नहीं होती है, लूसेंट याद नहीं होती, तो मैं याद करवाने की गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो यदि मैं गारंटी इस चीज की लेता हूं तो आप भी गारंटी ले लीजिए कि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत शानदार तरीके से और भी क्लास आएंगी। हालांकि शानदार क्लास तो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। वहां से शुरू से लेके अंतिम तक एक एक बिंदु का अध्ययन मैंने करवाया है, एक एक चीज मैंने बताई है। आप कर लीजिए एनालिसिस, आप कर लीजिए विश्लेषण, आप पढ़ लीजिए बहुत सारी पुस्तक, आप देख लीजिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, आप जाके कोचिंग संस्थानों की नोट्स देख लीजिए और आ जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर और फिर देखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम बहुत नहीं लूंगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जो ईस्ट और
नॉर्थ के जो स्टेट हैं उनकी बात करूंगा, जिन्हें 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद राज्यों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूंगा। उसके बाद भारत की सीमा की बात करूंगा। ठीक है, भारत की सीमा के बारे में बात करूंगा, कहाँ किस देश से कितने किलोमीटर है, जली सीमा, स्थलीय सीमा, सब कुछ बात करूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।